नमस्कार मंजुला जी। दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग अलग हटके है, जो कि अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र की विषय की हूँ, अर्थशास्त्र विषय की हूँ। अतः आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि मैं इस विषय को थोड़ा उदाहरणों के साथ और ऐसे प्रस्तुत करूँगी कि ताकि वो आप सभी लोगों के लिए सहज हो। और क्योंकि ये फेसबुक लाइव है, कोई क्लास नहीं है, इसलिए थोड़ा एग्जाम्पल्स के साथ इसे सेट करते रहूँगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डू मार्केट नीड्स एथिकल स्टैंडर्ड्स। क्या बाज़ारों में नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है? मैं सबसे पहले अपना टॉपिक शुरू करूं, इससे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी का कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया जिस पर मैं अपनी ये बात कह सकूं। उसके बाद मैं अपनी एक श्रद्धांजलि देना चाहूँगी डॉक्टर शारदा प्रसाद तिवारी जी के लिए। मैं उन्हें भावपूर्ण नमन करती हूँ इस मंच से, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर शारदा प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट का भी कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। एक घटना मेरे जीवन में याद आ रही है जो कि डॉक्टर शारदा प्रसाद, तो उसे ज़रूर मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। वर्ष 2011 की बात है, जब डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में मेरा नियुक्ति हुई अर्थशास्त्र विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह। और वहाँ पर उस समय डीन एकेडमिक्स और अर्थशास्त्र विभाग के जो हेड थे वो प्रोफेसर AP तिवारी सर थे, और उनके साथ काम करते हुए मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला। उन्होंने हमेशा एक पिता की तरह मेरा सहयोग किया और बहुत प्रोत्साहित किया। पहले मेरे पेपर्स और बहुत सारा रिसर्च वर्क नहीं था, तो वो हमेशा ये कहते थे थोड़ा थोड़ा लिखो और ज़्यादा हो जाएगा, सम्मेलन कहीं हो रहा है वहाँ पर चलो, जिससे क्या होगा तुम्हें प्रेजेंट करने की आदत होगी। तो ये सभी उनके उत्साहवर्धन के गुण थे जो मुझे आज थोड़ा बहुत बोलने के लायक उन्होंने बनाया है। उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ हृदय के तल से। एक बारी मैं BBAU यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में एक सम्मेलन में गई। वहाँ अपना पेपर प्रेजेंट करके मैं वापस आ रही थी, तब तक पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अंजलि अच्छा प्रेजेंटेशन किया तुमने। तो पीछे घूम के देखा तो हमने उनसे बोला धन्यवाद सर, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो कौन है। तो थोड़ी देर बाद जब सर से मिले, AP तिवारी सर से मिले, तो उन्होंने परिचय कराया, उन्होंने बताया कि वो उनके छोटे भाई हैं। और उसके बाद उनसे जब चर्चा हुई तब ये लगा कि कोई व्यक्ति किसी अनजान को, जिसे वो बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रशंसा कर रहे हैं और खुले मंच पर कर रहे हैं, ये उनका एक बहुत ही अच्छा गुण था। ऐसे ही आगे जा कर के बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में उनके साथ जाना हुआ। एक बार ऐसे ही IE था, इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में हम लोग जा रहे थे, तब उनके हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था, और फिर भी वो इस बात का वो नहीं कर रहे थे कि नहीं हमें जो है क्या करना है, हमें अपने काम अपने आप करने हैं। और इस तरह उन्होंने और बीच में उनसे जो भी बातें हुई वो इतने प्रबुद्ध थे और इतने सहजता से एनालिटिकल बातें कह जाते थे कि जिससे बहुत ही एक ये नहीं लगता था कि नहीं नहीं ये तो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इनसे ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम। तो उनका जो बिहेवियर था और जो उनका नॉलेज था वो देख के कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बार आया कि ये अपने बड़े भाई से और भी ज़्यादा प्रबुद्ध हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन सर के साथ हमें बहुत कम मौका मिला रहने का, इस बात का अफसोस भी है। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये इसलिए बोला क्योंकि एथिकल स्टैंडर्ड्स केवल मार्केट के लिए भी नहीं, शिक्षकों के लिए भी होना चाहिए। वो सहजता से और पूरी पढ़ाई लिखाई तैयारी के साथ अपनी बातों को अपने शिक्षकों से साझा करें। ये एथिकल स्टैंडर्ड्स हमारे शिक्षक वर्ग में भी होना चाहिए, इसलिए सर की हमने बात की। तो अगर हम बात करें कि जो डू मार्केट नीड्स एथिकल स्टैंडर्ड्स, या क्या बाज़ारों में नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है, तो ये सवाल केवल उत्पादकों के लिए ही नहीं है, ये सवाल उपभोक्ताओं के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा, अगर हम आपको इस बात को बताने के लिए एक 16 अप्रैल 2020 की एक घटना बता में ले चलते हैं। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा था ना, तो लॉकडाउन के समय क्या हुआ कि साउथ दिल्ली में एक पिज़्ज़ा हट डिलीवरी बॉय ने बहुत जगहों पर पूरी साउथ दिल्ली में जा कर के 72 फैमिलीज़ में पिज़्ज़ा की डिलीवरी करी। अब यहाँ पर जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय वापस आया और उसका कोविड टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकला। ये घटना आप सब लोगों ने सुनी होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पिज़्ज़ा हट डिलीवरी बॉय है या पिज़्ज़ा हट वाले हैं, पहली बात तो इस लॉकडाउन के समय में हम लोगों को ऐसे बाहर की चीज़ों को क्या ऑर्डर करना चाहिए था। ये तो हुआ कंज्यूमर का अपना स्टैंडर्ड कि वो इस बात को कितना है कि वो जो उसकी अपनी सुरक्षा है या अपनी संतुष्टि किस बात में है। जितनी ज़्यादा आवश्यकताएं हम बढ़ाते चले जाएंगे उतने ज़्यादा हम जो है किसी न किसी तरीके की समस्याओं इस तरीके की समस्याओं के सामने आते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि पिज़्ज़ा कंपनी वाले ने क्या ध्यान दिया। पिज़्ज़ा कंपनी वाले ने ये ध्यान दिया कि उसका पिज़्ज़ा आधे घंटे में पहुँच जाए। नहीं दिया है वो क्या कोविड पॉजिटिव है या नहीं, बाद में पता चला और उसके कारण 72 घरों को 72 भेजा गया। अब गलती किसकी है, आप स्वयं विचार करिए। तो इसको अर्थशास्त्र की भाषा में हम यूँ कह सकते हैं कि ये बाज़ार में होने वाले अनैतिक व्यवहार या अनएथिकल प्रोसेसेस के कारण होता है। अच्छा, बाज़ार क्या है फिर? बाज़ार जो है कोई भी एक ऐसी जगह है या कोई भी ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर वस्तुएं और सेवाएं, क्रेता और विक्रेता पाए जाते हैं और क्रेता और विक्रेता किसी भी वस्तु या सेवा का लेन देन करते हैं। अब आप ये मोबाइल जिस पर आप फेसबुक लाइव में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी इसके अंदर 50 ऐप ऐसे होंगे जिस पे आप ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं और जो है कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के बारे में तो आज सरकार भी कहती है। तो अगर हम कहें कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर क्रेता और विक्रेता हों और वहाँ पे वो वस्तुओं और सेवाओं का खरीद फरोख्त कर रहे हों, वो जगह बाज़ार है या वो व्यवस्था, वो प्लेटफॉर्म बाज़ार है। अच्छा हाँ, यहीं पर एक बार और बात बताएंगे आपको कि स्विगी से ठंडा समोसा और गरम कोल्ड ड्रिंक भेजने वाला भी एक बाज़ार का भाग है। तो ये तो हमें समझना है कि हमें किस जगह पर जाना है। अब अगर हम देखें तो विक्रेता कौन है? विक्रेता कोई भी हो सकता है जो कि सेलर है या बाज़ार है। तो वो कच्चे माल का सामान बेचने वाला हो या इंटरनेट कंपनी वाला हो, टाटा स्काई वाला हो सकता है, वोडाफोन वाला हो सकता है। इसके अलावा कोई भी वस्तुएं बेचने वाला व्यक्ति हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि विक्रेतागण होते क्यों हैं? वो तो अपना लाभ कमाने के लिए, कमाने के उद्देश्य से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जो विक्रेता है या जो फर्म है उसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना या अपनी सेल को मैक्सिमाइज करना है। पर उनका अपना मेन मोटिव ये है, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो आते हैं वो उनके लाभ को कहीं ना कहीं कम भी कर सकते हैं। क्यों? जैसे अगर हम एक उदाहरण दें कि अभी हमने पिज़्ज़ा वाले की बात की, तो अगर हम देखते तो वो पिज़्ज़ा हट डिलीवरी वाला जो बॉय था उसका कोविड टेस्ट कराने में उनके आधे घंटे की सीमा दूर ख़त्म हो जाती, तो उनको वो पिज़्ज़ा क्या करना पड़ता? फ्री देना पड़ता। तो वो किस बात का ध्यान करेंगे? वो उन मेजर्स को फॉलो करेंगे जिन मेजर्स से उनका नुकसान ना हो। क्यों? क्योंकि वो फर्म उन्होंने परोपकार के लिए नहीं खोली है। तो अब हमें देखना है कि हम चाय कहाँ पी रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम चाय की बात बोली हमने, तो चाय हम लोग पीते हैं ना, तो 10 रुपये की आती है, लेकिन क्या घर में बनाओगे तो क्या उसकी लागत 10 रुपये आएगी? नहीं। 10 रुपये में तो हम कम से कम हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चाय बना सकते हैं। लेकिन अब हम जब कुछ भी बाहर खाएं, जबकि अब अनलॉक 1, 2 फेज़ में, 3 फेज़ में धीरे धीरे खुलेगा, तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी कि
वो जो चाय बनाने वाला है या समोसे देने वाला है या पिज़्ज़ा देने वाला है, वो जो भी कोविड के मेजर्स को फॉलो कर रहा है या नहीं, या तो हम कोविड का किट अपने साथ लेकर के चलें, अन्यथा जब भी हम कहीं बाहर कुछ खा रहे हैं तो इसके लिए दोनों ही पक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन हमेशा हम यही कहते जाते हैं कि विक्रेता की जिम्मेदारी है या बेचने वाले की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बात क्या आती है, जो लाभ कमाने के लिए बैठा है वो लाभ तो कमाएगा, लेकिन उस लाभ में अंतर क्या है? एक बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस है स्वहित का और लालच का, सेल्फ इंटरेस्ट एंड ग्रीड का। तो सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि अगर अपने लाभ को बढ़ाने के लिए हम अपने हित से ज़्यादा किसी दूसरे का अहित कर जाएं, प्रकृति का कर सकते हैं, समाज का कर सकते हैं, अपने कर्तव्य को हम छोड़ देते हैं, या हम किसी तरीके के कानूनी गैर कानूनी काम कर लेते हैं। इन सभी के कारण हमें जो है ये दिखाई देता है कि हमने ये मान सकते हैं कि स्वहित की जगह पर लालच आ चुका है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए या इसी बात को समझने के लिए ये टॉपिक या ये कॉन्सेप्ट उठाया गया कि व्हाट आर द एथिकल स्टैंडर्ड्स। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स किसी भी उद्यमी, किसी भी नौकरी करने वाले, किसी भी उत्पादक कर्ता, किसी भी रेस्टोरेंट चलाने वाले, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बेबी सिटर भी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट चलाने वाला हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर चलाने वाला हो, वो सभी बाज़ार की श्रेणी में आ रहे हैं। और उन्हें किस प्रकार से मानदंडों का पालन करते हुए अपनी वस्तुएं और सेवाओं को बेचना है, उस बात को हम एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर रखते हैं। ये एथिकल स्टैंडर्ड्स कुछ अलग अलग नॉर्म्स हैं उनके। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में एथिक्स की परिभाषा क्या दी गई है। कि समाज में हम जब रहते हैं ना, तो समाज में रहने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते हो, क्या गलत है और क्या सही है। अच्छा, पता है कानून आपको खून करने तक की लिए माफ़ कर देता है। कब? जब आप अपनी जान की सुरक्षा या आपका जीवन कष्ट में हो तो आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी दूसरे का खून तक कर सकते हैं। लेकिन एक्सपायरी दवा से अगर किसी की जान चली गई तो बेचने वाला भी और उस दवा को बनाने वाला दोनों ही एथिकल स्टैंडर्ड के तहत कानूनी कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं। तो इसी तरीके से एथिकल स्टैंडर्ड्स समाज में वस्तुओं और सेवाओं को बेचने के लिए बनाए गए या बाज़ार में बनाए गए कुछ कानून हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, जिनको हम लोग क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों को ही पालन करना होता है। तो अब अगर हम देखें तो किस तरीके से विक्रेताओं के बारे में अगर हम बात करें तो विक्रेता कौन है या उनके द्वारा हमें कैसे नैतिकता का ना होने का भय हो सकता है। तो वो ये है कि अगर हम देखें तो जो भी सेवा प्रदाता है वो आपका कोई भी हो सकता है। मैगी कंपनी हो सकती है, जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि मैगी किसी भी एक ईजी डे में एक मैगी जो है ख़राब निकली, उसके कारण कितने समय तक चलता रहा कि मैगी मत खाना, मैगी मत खाना। लेकिन क्या जो ख़रीदने वाला था उसकी जिम्मेदारी नहीं थी? तो दो पक्षीय बात है, लेकिन हम लोग इसे ज़्यादातर मार्केट में जो बेचने वाला है उसके ऊपर लेके चलते हैं। तो अगर हम देखें तो बात करी भी जाती है इस तरीके से कि जो बिक्री करता है या जो उत्पादक है या जो फेस वॉश कंपनी है, जूम कंपनी है, आजकल जूम को जो है बहुत ज़्यादा ये कहा जा रहा है कि उसके ऊपर सेफ्टी नहीं है। और मेरे साथ ऐसा हुआ भी। वो उसमें क्या होता है, जूम आपने 1 महीने के लिए लाइसेंस लिया और वो उसमें ऑटो लाइसेंस को रिन्यू कर देता है। अब हमें उसे बंद करना चाहिए था, लेकिन मेरी गलती, हमने उसे बंद नहीं किया, वो अपने आप रिन्यू हो गया। तो ये लाइसेंस रिन्यू, तो सतर्कता की आवश्यकता उपभोक्ता की भी है। अब हम देखें कि मार्केट में मॉरल हैज़ार्ड्स कैसे हो सकते हैं, वो बात अगर हम देखें तो कुछ उदाहरण देकर के आपको बताएंगे कि अगर मान लीजिए जैसे सेवा प्रदाता है या डॉक्टर है, तो अगर डॉक्टर को देखें तो वो 2, 3, 4 डॉक्टर है या सेवा प्रदाता है, तो वो
कई ऐसे नॉर्म्स हैं जिसके पालन करते हुए मॉरल हैज़ार्ड्स के उसमें नहीं आता है, कानून मॉरल हैज़ार्ड्स वो नहीं कर सकता, या उसके नैतिकता के हनन का भय नहीं होता। यानी जब आप नैतिक मानदंडों का पालन करते हैं तो नैतिक मानदंडों के साथ रहते हुए नैतिकता के हनन का भय नहीं है। इसे ही बहुत साफ तरीके से ये कहा गया है कि मॉरल हैज़ार्ड्स, कब कब मॉरल हैज़ार्ड्स हो सकता है, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन या असम्मित सूचना। उसके अलावा जब हम देखते हैं ना, मार्केट का सबसे पहला पक्ष ही ये है कि वो ये कहता है कि बाज़ार में दोनों पक्षों को उत्पाद की पूरी जानकारी है, जानकारी ना पूरी होने पर बहुत सारे, इस बात को आगे अभी हम बताएंगे कि उससे पहले और भी चीज़ें, जैसे अगर किसी को जानकारी नहीं है तो उस जानकारी ना होने के पीछे प्रलोभन आ जाते हैं कि अगर आपको पता नहीं तो सड़ा टमाटर भी दे देंगे वो आपको, या आपको जो है एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी दे देंगे। उसी तरीके से अनहेल्दी कंपटीशन है, ये भी एक तरीके से अनएथिकल या मॉरल हैज़ार्ड्स का कारण बनता है। उसी तरह फिड्यूशरी ड्यूटीज़ हैं, प्रत्ययी कर्तव्य हैं, जो कि मॉरल हैज़ार्ड्स के कारण बन सकते हैं। अब हम देखें अगर कि एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या है। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन यानी कि जब हम ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को इस बात की बाकायदा जानकारी है, ऐसा बाज़ार की अवधारणा की सबसे पहली एजम्पशन है या मान्यता है, तो कि क्रेता एवं विक्रेता को बाज़ार का पूरा ज्ञान है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम विक्रेता को तो जानकारी होती है, लेकिन कई बारी क्रेता को जानकारी नहीं होती। अब ऐसे में विक्रेता की जिम्मेदारी ये है, बेचने वाले की जिम्मेदारी ये है कि वो एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन करे। लेकिन क्या हमने देखा है अपने जीवन में ऐसा होता हुए? अक्सर नहीं होता। आपको अगर हम देखें तो हम लोग किसी डॉक्टर को विज़िट करते हैं, तो जाने अनजाने अगर हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती तो क्या करता है वो हमसे इतने सारे टेस्ट करा लेता है। उन टेस्ट्स के बदले उसको कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमारी तो जेबें खाली हो जाती हैं। जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो भी हो रहे हैं, जो गैर ज़रूरी टेस्ट हैं वो भी हो रहे हैं। उसके अलावा ऑपरेशन टेबल पर ले गए तो निकाल लिया कोई अंग। निठारी कांड के बारे में हम लोगों ने सुना ही है। तो ऐसा होता है। ये क्या है? सूचना के अभाव के समय में होने वाले नैतिक भय का एक प्रकार है। अब अगर हम देखें एक प्रोडक्ट है हमारा फेयर एंड लवली। फेयर एंड लवली, अगर हमारे देश में फेयर एंड लवली बनती है तो किसी को काला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फेयर एंड लवली बिकती भी जा रही है और लोग भाई सांवले भी हैं और काले भी हैं। अच्छा चलिए ठीक है, नाम में इन्होंने कहा कि फेयर तो चलो ठीक है, लेकिन लवली कैसे बनाओगे भाई? लवली तो नहीं बना सकते आप। तो ये जो हमें पूरी जानकारी ना देना किसी भी प्रोडक्ट की, ये एक मॉरल हैज़ार्ड का कारण है। अब जैसे आजकल हम आपसे बात कर रहे हैं तो इंटरनेट सर्विस से बात कर रहे हैं। क्या हुआ कि अभी हमने मेरे जीबी जो जियो का है, जियो ने कैसे करा, दुनिया कैसे मुट्ठी में करी, कैसे 7 मंजिला इमारत बना ली? लाभ कमा के ही ना। उस लाभ कमाने में जो उन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई वो क्या अपनाई? पहले फ्री में दिया इंटरनेट। फ्री इंटरनेट के साथ मोबाइल ख़रीदना कंपलसरी था। मोबाइल की कंपनी से उनका फ़ायदा रहा और उस फ़ायदे के बाद उन्होंने क्या किया? 399 रुपये में आपको 3 महीने का इंटरनेट दे रहे हैं, 1 GB डेटा पर डे मिल रहा है। तो भाई हम लोगों को क्या चाहिए? 1 GB डेटा 1 महीने में 100 रुपये भी नहीं, तुरंत खरीद लो। लेकिन दुनिया इससे किसकी मुट्ठी में आई? हमारी मुट्ठी में या अंबानी की मुट्ठी में? ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी हम लोग चाहे 399 दें, वहीं हम एयरटेल का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वाईफाई के लिए रोज़ एयरटेल कंपनी को हम मेल भेजते हैं, दिखा रहा है कि मेरे पास 375 GB डेटा अभी बाकी है। लेकिन उस दिन फेसबुक लाइव हम गए थे तो मेरी हो सकता है आज भी थोड़ा बहुत वो हो रहा हो बफर। तो ये चीज़ें हैं कि हमें वो पूरी जानकारी नहीं देते और हमारी इस सिचुएशन का वो लाभ उठाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो अनहेल्दी कंपटीशन भी होता है। अनहेल्दी कंपटीशन कैसे होगा कि अगर मान लीजिए किसी का भी
जो सामान है, जैसे हम लोगों ने राशन की दुकानों में भी देखा, वो क्या करते हैं, वो सामान होल्ड कर लेते हैं, या कोई कोई ऐसा सामान है, जैसे अभी हम लोगों ने जब नोटबंदी का समय आया था ना, तो नमक का पैकेट 400 रुपये का बिका था। खरीदने वाले भी महान हैं और बेचने वाले तो महान है ही हैं। लेकिन अब इसमें ये देखें कि कंपटीशन की क्या बात है। कंपटीशन की ऐसी बात है कि अगर हम देखें तो ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स, मान लो किसी ने शाहरुख खान को बुलाया, तो अब दूसरी कंपनी ये कहेगी कि हम तो बुलाएंगे, ब्रैड पिट को बुला लेंगे, या हम अमिताभ बच्चन को बुला लेंगे। अमिताभ बच्चन के नाम से याद आया कि अब चाहे वो नवरत्न तेल हो और चाहे वो हो, क्या नाम है आपका, आजकल घड़ी डिटर्जेंट बेच रहे हैं। उनसे कोई पूछे, उनका कोई कुत्ता भी घड़ी डिटर्जेंट से नहाता होगा? नहीं नहाता होगा, लेकिन वो बेच रहे हैं और हम लोग खरीद रहे हैं उनके नाम से। तो इस बात को अगर हम देखें, ये जो चीज़ें हैं, ये एक तरीके का ऐसा कंपटीशन है जो कि लागत को बढ़ा रहा है, और लागत बढ़ाने के कारण, यानी जब हम इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि कैसे लागत बढ़ रही है, कि जब कभी किसी भी कंपनी द्वारा अपनी वस्तु को बेचने के लिए विज्ञापन जैसी विधाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उससे जो विक्रय लागतें बढ़ जाती हैं, यानी कॉस्ट जो है थोड़ी बढ़ जाती है। अमिताभ बच्चन को आप बुलाओगे तो उनको कुछ तो रेम्युनरेशन दोगे। या जैसे कि लक्स साबुन है, हेमा मालिनी से लेके दीपिका पादुकोण आज तक बेचती जा रही हैं। तो कारण क्या है उसके पीछे, कि ताकि लोग उससे आकर्षित हों और उसको खरीदना शुरू करें। लेकिन इस अनहेल्दी कंपटीशन के कारण बढ़ी हुई कॉस्ट का मुआवजा किसे भरना पड़ता है? उपभोक्ता को। यहीं पर अगर हम देखें तो 1+1 की भी स्कीम है, एक साबुन के साथ दूसरा साबुन फ्री, एक पिज़्ज़ा का नाम हम बहुत ले रहे हैं, हाँ खाते भी बहुत है इसीलिए इतने मोटे हो गए। तो मतलब ये सभी बातें हैं। तो अगर हम देखें इसी तरीके का सेल का भी एक एग्जाम्पल है, यानी पैंटलून में सेल चली तो उसी के तुरंत बाद अगर आप देखेंगे तो बिग बाज़ार में भी सेल चल जाएगी, फिर उससे जुड़े हुए जितने भी ब्रांड्स हैं ना, सभी में सेल चलती चली जाएगी। तो ये क्या है? ये भी एक अनहेल्दी कंपटीशन है। अच्छा, सेल से इतना ज़्यादा हम लोगों को एक तरीके से कहें कि प्राइस गेम है। ये सेल क्या है? प्राइस गेम है। मान लीजिए अगर आपसे कहा गया कि ये कुर्ता या ये कुर्ती जो है 2000 की थी, इस पर 50% डिस्काउंट है और आपको 1000 रुपये में मिल रही है। तो हम लोग तो कूद पड़ते हैं खरीदने के लिए, लेकिन क्या हमने कभी ये बात सोची है कि जो हम 1000 रुपये में कुर्ता खरीद रहे हैं और इतने बड़े मॉल में वो बेच रहे हैं, तो क्या उससे मिलने वाला जो 1000 रुपये की इन्होंने कॉस्ट कम कर दी या प्राइस कम कर दिया, तो क्या उनको उसकी कॉस्ट पड़ी होगी या नहीं पड़ी होगी? ये हम नहीं सोचते। हम क्या शुरू हो जाते हैं, दुपट्टे पे कुर्ता मैच कराया, कुर्ते पे दुपट्टा, दुपट्टे पे शलवार, यही मैच कराते हुए हमारा लगातार कंज्यूमरिज्म की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक फ़ोन ख़रीदा, अच्छा तुम्हारे पास आईफोन है, इस बार हम फ़ोन खरीदेंगे, आईफोन खरीदेंगे। बड़ा एक चुटकुला प्रचलित हुआ था कि किडनी बेच के आईफोन खरीदने वाला, वो आप सब लोगों ने सुना होगा। यानी हमारी पहले क्या होता था, हम लोगों की कंज्यूमरिज्म तो बढ़ती ही जा रही है। हमारे मम्मी लोग बेचारी एक साड़ी में सारे जीवन की शादियां बिता देती थी। हम लोग क्या करते हैं, हर नई शादी के लिए एक नई साड़ी। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि हमें किन बातों में फंसना है, किन जानकारियों को लेके हमें चलना है। कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर उत्पादक हमें पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, इसी बात पर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आया था। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में जो है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब हम किसी भी तरीके का वो लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो साल दर साल हम उसे रिन्यू करते चले जाते हैं, और रिन्यू करते समय हम ये नहीं देखते कि उसने कौन से क्लॉज बनाए हैं, कौन से बातों में वो हमें रिम्बर्स करेगा। ये सब बातें देखे बिना कंज्यूमर क्या है, अपनी सुविधा को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। अरे ये पास में मिल रहा है, अरे ये कर तो रहे हैं, चलो इन्हीं से करा लेते हैं। इसी बात का फ़ायदा कौन उठाता है? बेचने वाला। अब ये हमें देखना है कि इसका फ़ायदा हमें उन्हें उठाने देना है या नहीं।
उसके बाद क्या आ जाता है, एक आ जाती है फ्यूडिशरी ड्यूटी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्ययी कर्तव्य। यानी इसमें एक ऑब्लिगेशन होता है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है ये, जिसके अंदर दोनों पक्षों को जितने भी कानूनी या जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं देखा गया। इसके पीछे बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं, आपको हम बताएंगे। जैसे अभी बीमा की बात की हमने, तो अजनबी मूवी आपने देखी होगी, वो भी इसी बात पर बनी है। लेकिन हम आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं कि अगर हम देखें तो एक मूवी बनी थी भूतनाथ करके, या इसमें हम चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बाद जब हम खरीद रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को, अगर ज़मीन खरीद रहे हैं तो वो कितनी बार बिक चुकी है वो तो आपको नहीं पता चलता। इसके अलावा अगर आप बना मकान खरीद रहे हैं तो उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं ये भी हमें नहीं पता चलता। पता चलता है क्या होता है कि जब हम रहना शुरू कर देते हैं, और रहना शुरू करने के बाद पता चलता है रात में सो रहे हैं और बाहर पायल छम 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 बज रही है, का मतलब हमें ये नहीं बताया गया कि इस घर में, जिस कमरे में आप सो रहे हो, इसी कमरे में पहले कोई आत्महत्या कर चुका है। ये क्या है? असम्मित सूचना देना या प्रत्ययी कर्तव्य को पूरा ना करना। ये भी एक तरीके का मॉरल हैजार्ड है जिसका हमें सामना करना पड़ता है। और हम कितने दिनों तक ऐसे भुतहे घर में रह सकते हैं, और उसको हम किसी दूसरे को बेच रहे हैं तो हम भी सूचना को छुपा रहे हैं। और अब जबकि हम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, बैंक से हमने लोन ले लिया, ऐसे समय में अगर हम देखें तो नुकसान किसका है? नुकसान, और ऐसा नहीं है कि जैसे अब इसी बात को इस तरह भी हम देखें कि जैसे जहरीली शराब बेचते हैं लोग, या गलत दवाइयाँ या एक्सपायरी डेट्स की दवाइयाँ बेचते हैं, तो क्या हम ये मान के चलते हैं कि हमारे, अच्छा ये जो हमारी तंत्र है या जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, तो उसमें एक जगह पर हम खरीदार होते हैं, दूसरी तरीके पर जगह पर हम बेचने वाले होते हैं। तो कब हम खरीदार हैं? जो खरीदार है वो जो है बेचने वाला भी हो सकता है। जैसे कि किस तरह हम इसे समझा सकते हैं? इस तरह समझा सकते हैं कि अगर जो डबल रोटी बेचने वाला है वो, कि उसने कहीं ना कहीं से गेहूँ या आटा खरीदा होगा ना, तो वो भी एक तरीके से खरीदार है। अगर उसको घुन भरा आटा मिल जाए तो नुकसान हुआ ना। तो ये एक चेन है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एंड सेलर की। उस चेन के अंतर्गत जितने भी ये हमने आपको एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो, या अनहेल्दी कंपटीशन हो, या फ्यूडिशरी ड्यूटी है, इन सभी के तहत एक प्रकार का मॉरल हैजार्ड होने की संभावना होती है। और अगर नैतिक मानदंडों का या एथिकल स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया गया, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। अब इसमें अगर हम देखें तो गांधी जी ने क्या कहा है, स्वहित और लालच की ही बात आ जाती है। अगर हम अपनी लागत कम करके कल के समोसे को तल के दे दें तो आलू तो इतनी गर्मी में सड़ गया होगा ना। ये बात कितने लोग ध्यान देते हैं? एक बार हमें याद है कि हम कहीं से जा रहे थे और रास्ते में वो हलवाई का जो मोटरसाइकिल से समोसे ले जा रहा था, उसके सारे समोसे जो कच्चे बना के पहले से रखने, नीचे गिर गया। उसने वापस उसको रख लिया। अब जाहिर सी बात है उसने उसको वापस रखा होगा तो जाके तल के खिलाया भी होगा। तो इसके पीछे कारण क्या है? लालच। अपने हित के लिए दूसरे को कॉलरा कर देने का कोई उन्हें दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं। इस बात की अगर हम देखें तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम सभी को आगे मिलके बढ़ के लेनी है। क्योंकि गांधी जी क्या कहते हैं कि देयर इज़ इनफ ऑन अर्थ फॉर एवरीबडीज़ नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीबडीज़ ग्रीड। अगर हर कोई लालच करने लगेगा तो आज की जैसी स्थितियाँ हो जाएंगी। यहीं पर अगर हम देखें तो जो पर्यावरण का आजकल लॉकडाउन के समय में हाल है, सहारनपुर से हिमालय दिख रहा है। या अगर हम देखें कि जो गंगा, स्वच्छ गंगा, नमामि गंगा, इतने अभियान चलाए गए और आज तो गंगा साफ़ है। क्यों साफ़ है? क्योंकि जो उद्योगपति अपना जो केमिकल है, कचरा है, उसके अलावा ये पूरा नदियों में डाल रहे हैं। और उससे क्या होगा? उसके कारण चाहे सरकार कितने भी अभियान चला ले, वो
सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज़ का या फैक्ट्रीज़ का ड्रेनेज है वो डायरेक्ट नदी में खुल रहा है। इसके कारण जो गंगा नदी या जो पर्यावरण, और ऐसा नहीं खाली वो ड्रेनेज उसमें कर रहे हैं, केमिकल धुआं, गंदा जो है कचरा, उसके अलावा जो हम कहें कि उनका रसायन युक्त पानी है, जहरीली गैसें हैं। जहरीली गैस कांड हम लोगों ने सुना भी, भोपाल वाला, भोपाल का कांड। और क्या था, जहरीली गैस के कारण हज़ारों हज़ार लोग मर गए और उसका असर पीढ़ियों तक पर आया। तो अगर हम ये देखें तो ये जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ पर पूरी तरीके से जिम्मेदारी जो कॉरपोरेट्स हैं उनकी है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अभी तक जितनी बातें असम्मित सूचना की हमने बात की या फ्यूडिशरी ड्यूटी की बात की, तो वो दोनों पक्ष के लिए आ जाती है। लेकिन जहाँ पर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो हमारी जहरीली गैसें हैं, या जैसे कि जहरीली दवा बेच रहे हैं, एक्सपायरी डेट की दवा बेच रहे हैं, इसके पीछे पूरी तरीके से जिम्मेदारी उद्योगपति की है या कॉरपोरेट्स की है। इसी बात पर नया टर्म भी बना था, 2012 के करीब से हम लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए अगर हम मद्देनज़र अगर हम इस समय की देखते हैं पर्यावरण की हालत, तो एयर पोल्यूशन ख़त्म हो चुका है। ओजोन लेयर में जो छेद हुआ था वो भी भर गया है। हमने अभी बताया ही आपको कि शार्क या जो नदियों में साफ़ पानी बह रहा है, जो जंगलों में रहने वाले कुछ जानवर हैं वो बाहर तक आ रहे हैं। क्यों? जंगल में जाके हम लोग अपने घर बना रहे हैं और वहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं। तो जंगल में रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? वो तो रहने, बाघ आ गया और खा गया 4 लोगों को, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन लोगों ने उस जगह पर फैक्ट्री का ऑर्डर दिया कि बन जाए और जिसने वहाँ पे फैक्ट्री खोली। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पूरी तरीके से विक्रेताओं की है, या जो कॉरपोरेट्स हैं उनको केवल 2% खर्च नहीं करना है, लाखों करोड़ों कमा करके और 2% अपने टर्नओवर का खर्च कर दें तो क्या उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? एक बार हम भी गए थे, ये आइडिया की तरफ से आयोजन किया गया था, उन्होंने विमेंस का वीक मनाया था। 7 मार्च से लेकर के 1 हफ्ते तक उन्होंने विमेंस वीक मनाया था और उसमें हमसे कुछ थोड़ा बहुत स्पीच करवा दी और 2-4 दिनों में, बाकी के दिनों में कुछ जगहों पर थोड़े बहुत पोस्टर और ये सब बंटवा दिए। इतने भर से उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई? नहीं। जो काम उनका है, जो इंटरनेट देना है, जो कॉल ड्रॉप हो रही है, इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? उस कॉरपोरेट की, कि वो पूरी करे। और इसके लिए हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को कंप्लेंट करना है ईमेल के द्वारा। जब भी कभी किसी को आप ईमेल के द्वारा कंप्लेंट करोगे वो ज़रूर एंटरटेन की जाएगी। ऐसे ही फ़ोन करने से कुछ नहीं होगा। यहीं पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल हम ला सकते हैं डॉक्टर्स का। तो क्योंकि खाली कॉरपोरेट्स नहीं, आज के समय में जो डॉक्टर्स हैं वो भी क्या करते हैं? हैं तो सरकारी डॉक्टर, लेकिन प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? प्राइवेट। नोटबंदी में उन लोग को बहुत परेशानी हुई थी। हम डॉक्टरों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं हैं। बिल्कुल हम उन डॉक्टर्स से क्षमा भी चाहते हैं, वो प्लीज़ अपने ऊपर ना लें, लेकिन ऐसे डॉक्टर्स नहीं होते तो हम लोग निठारी कांड नहीं देखे होते। इसी तरीके से और भी बहुत सारे कांड हुए हैं जिसमें ऑपरेशन तो कराने गए वो गॉल ब्लैडर का और निकाल लिए किडनी। इस तरीके के हम लोगों ने बहुत सारे वो देखे हैं। तो अगर कहा जाए कि जो महंगे टेस्ट हैं, या अगर हम देखें कि डॉक्टर ऐसा भी करते हैं कि आपको, मान लीजिए एक मेरी दोस्त हैं, उनके साथ क्या घटना हुई वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए उनका वो होना था, केमोथेरेपी होनी थी। अब डॉक्टर ने क्या करा? डॉक्टर ने पहले उनको 4 केमोथेरेपी बताई कि आपकी 4 केमोथेरेपी होनी है। जिस दिन चौथी केमोथेरेपी होनी थी उस दिन क्या हुआ कि जो जूनियर डॉक्टर बैठी हुई हैं, और ये रेप्यूटेटेड जगह की बात कर रहे हैं और पर्सनल एक तरीके का एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्त की बात है, वो हम आपको बता रहे हैं। और जूनियर डॉक्टर ने चौथे केमोथेरेपी वाले दिन फटाक से लिख दिया नेक्स्ट विजिट किस दिन, मतलब अगले मंथ, उसके 20वें दिन।
अब मेरी दोस्त ने उनसे ये पूछा कि आपने तो केवल 4 केमोथेरेपी बोली थी, आज आप और केमोथेरेपी की बात कर रहे हैं, एक छोटे से इंजेक्शन की नहीं बात कर रहे हैं कि कोई निमलाइज़र आपको दिया जा रहा है, केमोथेरेपी कैंसर का इलाज है। तो इस थेरेपी में उन्होंने लिख दिया कि पाँचवीं थेरेपी आपकी इस दिन होनी है। अब ये जो थेरेपी आपने उस पेशेंट को रिकमेंड कर दी, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? अब यहाँ पर बात आती है उस पेशेंट की। उस पेशेंट ने क्या किया? अगर पेशेंट्स हो करके वो डर जाती कि भाई डॉक्टर कह रहा है अब ये तो हमें कराना ही पड़ेगा, देख लो हालत सुधरी नहीं, तो ऐसे में क्या होता? वो चौथी क्या, छठी क्या, वो 20वीं भी चढ़वा देते। लेकिन वो अपनी जगह पर अड़ गई, इस बात पर अड़ गई कि नहीं, आपने 4 बोली थी, पहले तो ये कारण बताइए कि अगर 4 बोली थी तो 5वीं क्यों करानी है? उसके परिवार वाले नाराज़ भी हुए, और अगर 5वीं करानी है तो आखिरकार कराओगे कितनी, ये भी तो बता दो। तो पता चला कि उन्होंने कहा नहीं 6 तो, अच्छा 4 लिखी थी, चलो ठीक है 6 तो होनी ही होती हैं, 6 तो होनी ही होंगी। ये क्या है? आप अपने मन से निर्णय ले लोगे। तो ये जो सभी एग्जाम्पल्स हैं वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो पेशेंट और डॉक्टर का जो नाता है, जो कि बहुत मॉरल है, हिपोक्रेटिक ओथ भी लेते हैं डॉक्टर्स, लेकिन कितना पालन करते हैं। ऐसे कुछ डॉक्टर्स के कारण सारे डॉक्टर्स बदनाम होते हैं। इसी तरीके से प्राइमिंग, ब्रांड के नाम पर एक वो लोगों को अपने मोह जाल में फंसा लेना, हम लोग इसको पढ़ते भी हैं उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत, कि अगर एक कार्टेल सा बन जाता ना कि उसमें हम लोग सदियों सालों साल तक हम आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो, भाई हम तो लाइफ बॉय से नहाते हैं, वही ले आना। तो ये एक आदत सी बन जाती है, या हमें ब्रांड की आदत हो जाती है, ब्रांड के नाम पर ठगा जाना। यानी आपको अगर बताएं तो आपको हंसी भी आएगी इस बात पर कि कई बारी क्या होता है, कुछ लोगों को टूथपेस्ट नहीं पता होता कि टूथपेस्ट क्या होता है, वो खरीदेंगे पेप्सोडेंट और बोलेंगे कोलगेट, भैया कोलगेट दे दो। या जैसे सर्फ बोले हम तो वॉशिंग पाउडर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, टाइड वाला सर्फ दे दो भैया। तो ये हमारे ऊपर ब्रांड का प्रभाव है कि आज भी बहुत सारे लोग वॉशिंग पाउडर ना बोल करके सर्फ बोलते हैं। तो ये अवेयरनेस की बात है, लेकिन इतना विश्वास अगर कंज्यूमर आप में दिखा रहा है तो जिम्मेदारी है उस कॉरपोरेट की, उस उत्पादक की, कि हम उस हद तक अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बनाएं, उसकी क्वालिटी को शुद्ध रखें और सस्टेनेबल तरीके से उत्पादन करें। लेकिन इन्हीं मॉरल हैज़ार्ड्स के चलते, इन्हीं लाभ कमाने के जो उनकी वो है, लगातार लाभ कमाते जाने की जो एक दौड़ है, उसमें वो किसी का भी नुकसान करने से नहीं बाज आते। तो ऐसे में क्या होता है कि एक जो बात है कि इन ब्रांड्स के नाम पर कई बारी हम लोग ठगे जाते हैं। जैसे टुंडे कबाबी हम लोग के लखनऊ में है ना, तो टुंडे कबाबी जो क्वालिटी थी, क्या वो आज होगी? हम खाते नहीं, लेकिन एक बात बोल रहे हैं कि टुंडे कबाबी का नाम लिया तो वो टुंडे कबाबी आज एक्सपोर्ट भी हो रहा है, लेकिन क्वालिटी जो तुरंत आपको खाना मिल रहा है और एक्सपोर्ट करके कम से कम 7-8 दिन में आप खाओगे, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि खरीदने वाले को भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पर एक स्कैर्सिटी की बात आती है, वो भी दो पक्षीय हो जाता है। स्कैर्सिटी यानी कि अभाव, यानी वस्तु बाज़ार में उपलब्ध नहीं है। ये 2 तरीके का एस्पेक्ट हो सकता है। जैसा कि एक नमक का उदाहरण हमने दिया कि बेमतलब क्रिएट कर दी गई, और इन बेमतलब क्रिएट कर दी गई नमक की स्कैर्सिटी की भाई नोटबंदी है, अब तो नमक भी बंद होने जा रहा है, तो लोग 400-400 रुपये का पैकेट खरीदने लगे। लेकिन कई बारी जो जैसे अभी हम देखें कि मास्क है, मास्क बीच में मिलना कम हो गया था, तो वो जेन्युइन भी हो सकती। हैंड सैनिटाइज़र की कमी थी, वो भी कम हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन के कारण नई फैक्ट्रीज खुली नहीं हुई थी और नए उत्पादन बना पाना किसी को नहीं पता था। तो स्कैर्सिटी 2 पक्षीय हो सकती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशंस को हमें चेक करना पड़ेगा। तो दूसरी एक बात एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि क्या लिमिट है, व्हाट आर द मॉरल लिमिट्स ऑफ मार्केट। असल में लिमिट क्या हो सकती, कहाँ तक हम मॉरल रहें और कहाँ तक मॉरल मतलब जो है रिलैक्स रह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सिविक वर्चू का।
सिविक वर्चू, जो कि हम अभी तक लगातार बात कर रहे थे कि जिम्मेदारी खरीदार की भी है, उसे ही सिविक वर्चू कहते हैं। यानी कि कंज्यूमर इज़ equally responsible for the goods and services that he or she is purchasing। लेकिन यहीं पर क्या है, अगर आप देखें कि खाली वस्तुएं और सेवाएं ही बाज़ार में नहीं बिकती हैं, मुद्रा भी तो मिलती है हमें उधार पर। लेकिन कंज्यूमर्स यानी बैंक की बात कर रहे हैं हम आपसे, आप देखें केवल 25% जो है लोग अपने जो लोन लिए हैं उसको अदा करते हैं। नीरव मोदी, माल्या, ये सब लोग बहुत बड़ा एग्जाम्पल हैं कि उधार लेते हैं और गायब हो जाते हैं। एनपीए जो है ना के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बैठती जा रही है। केवल हम अपने शासकों को या गवर्नमेंट को जिम्मेदार कह के नहीं मान सकते कि हाँ ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उत्पादन बढ़ाए या जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ाए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हमने उधार लिया है तो उसे हमें चुकाना है, जिसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है। उसके अलावा करेक्शंस, हमें अपने जो भी उपभोक्ता को भी और विक्रेता को भी अपने करप्ट बिहेवियर को चेक करना होगा। करप्शन के बारे में हमें तिवारी सर ने ये बोला था कि जब कोरप्शन एक साथ मिल करके होता है, तो जैसे कि हम उम्मीद करें कि सामने वाला तो करप्शन ना करे, यानी लाइन तोड़ने जैसी छोटी चीज़ भी करप्ट हो सकती है। किसी का, जैसे कि मेरी बिटिया मेरे क्लास में पढ़ने लगे, हम उसको हाईएस्ट नंबर देने लगे, ये भी एक तरीके का करप्शन है। हम बिना किसी कागजात को देखे हुए बैंक में काम करते हैं, किसी को लोन दे दें, तो ये भी एक तरीके का करप्शन है। या हम अपने गलत कागजात दिखा करके और जो है लोन ले लें, ये भी करप्शन है। तो इन सभी चीज़ों में ये लिमिटेशंस हैं, मॉरल लिमिट्स हैं। इसी तरीके से एक और मॉरल लिमिट आती है कि बाज़ार में जो है हम लोग सोशल कंसर्न या पारिवारिक स्नेह को खरीद बेच नहीं सकते। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इसके लिए एक अलग से लेक्चर किया जा सकता है, लेकिन ये एक पॉइंट है तो इसलिए हमने बोला कि जैसे आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं ना बिहेवियरल इकोनॉमिक्स या हैप्पीनेस, तो ये जो आस्पेक्ट्स हैं, हमारे पास घर में हर ज़रूरी सामान है, फ्रिज है, टीवी है, बड़ा बड़ा सब कुछ, लेकिन वो हर बीमारी है जो उनका उपभोग करने से हमें रोक रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप से ही शुरू करना है इस बात को। और ये जो चीज़ें हैं ये दोनों ही पक्ष के लिए आ जाती हैं। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कई बारी हमें मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो सरकारी तंत्र से भी मिलती हैं, तो वहाँ पर मार्केट की एफिशिएंसी का भी हम, या जो प्रोडक्ट या प्लांट की एफिशिएंसी भी हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर हम किन्हीं पब्लिक वेलफेयर के लिए वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पर रखना पड़ता है। ऐसे में प्लांट की एफिशिएंसी या जो कह सकते हैं कि अगर हम उत्पादन करने की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी तो हम उसका मूल्य तो बढ़ा नहीं पाएंगे। ऐसे में उत्पादन को उतना ही किया जाता है जितने से कॉस्ट निकाली जा सके। ऐसे में एफिशिएंसी नहीं पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट की जा पाती है। अब यहाँ पर बहुत लंबी बात हो गई, बिल्कुल समय का नहीं पता चला। यहाँ पर सिर्फ एडम स्मिथ की कुछ लाइनों के साथ अंत करना, अपनी बात को जो है अब यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगी कि एडम स्मिथ क्या कहते हैं। इट इज़ नॉट फ्रॉम द बेनेवोलेंस ऑफ बुचर, द ब्रीवर और द बेकर दैट वी एक्सपेक्ट आवर डिनर, बट फ्रॉम देयर रिगार्ड टू देयर ओन इंटरेस्ट। यानी हम डबल रोटी खा रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं इसलिए नहीं पी रहे हैं कि हम उनकी उदारता के कारण, हमें ज़रूरत है और उन्हें भी ज़रूरत है, तो वी बोथ आर ऑन सेम प्लेटफॉर्म और हम दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी है। द बुचर, द ब्रूअर और द बेकर डज नॉट कट, स्टिर और बेक बिकॉज दे वॉन्ट टू प्लीज द कस्टमर or to feed the poor, but to earn money and for their own happiness। तो वो काम कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए और हमें काम करना है अपनी हैप्पीनेस के लिए। तो अवेयरनेस बढ़ाइए, मॉरल हैज़ार्ड्स या एथिकल स्टैंडर्ड्स केवल
विक्रेता की ही नहीं, क्रेता की भी जिम्मेदारी है। हाँ, कुछ हद तक विक्रेता की ज़्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन अब उपभोक्ता की भी जिम्मेदारी है। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को यहाँ समाप्त करूँगी। आप लोगों ने मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, उसका मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अनामिका मैम थैंक यू सो मच, मंजुला मैम थैंक यू सो मच, जिया जी धन्यवाद, भारती मैम धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। बीच में इसलिए नहीं बोले कि अगर बीच में बोलते तो शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता। पेशेंट लिसनिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।